सियासत में आरोप लगाने और माफी मांगने का खेल खूब होता है। आरोप पूरे हंगामेदार तरीके से लगाए जाते हैं पर माफी चुपके चुपके मांगी जाती है। अरविंद केजरीवाल ऐसे करतब कई बार दिखा चुके हैं। अरुण जेटली, नितिन गडकरी सहित कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाने के बाद लिखित तौर पर माफी मांग ली और इस काम में कांग्रेस के नेता भी पीछे नहीं। कांग्रेस के जयराम रमेश ने ऐसे ही आरोप पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल पर लगाए और उनसे माफी मांगने चुपके से धूमल के पास पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे लंबी बातचीत हुई। इस मुलाकात को मानहानि से जुड़े मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। जयराम रमेश और पूर्व मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान रात 9 बजे के करीब धूमल से मिलने पहुंचे। समीरपुर स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। जयराम रमेश ने 2 अगस्त 2015 को मीडिया में धूमल के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। धूमल ने इन आरोपों को झूठ और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया था। जयराम रमेश के आरोपों के खिलाफ प्रेम कुमार धूमल ने शिमला स्थित जिला न्यायाधीश की अदालत में अपने अधिवक्ता सुधीर ठाकुर के माध्यम से मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। चूंकि आरोप गलत थे तो जयराम रमेश के खिलाफ कार्रवाई की पूरी संभावना थी, इसलिए मामले को रफा दफा करने के लिए वे धूमल से मिले। माना जा रहा है कि मुलाकात और बात होने के बाद जयराम रमेश को माफी मिल जाएगी। हालांकि राजनीति में नेताओं के बीच एक साझेदारी होती है, वे एक दूसरे पर आरोप भी लगाते हैं और फंस जाने के बाद माफी मांगते हैं और माफी मिल भी जाती है। जनवरी 2003 को भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था जब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा और मोतीलाल वोहरा ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ गलत आरोप लगाए थे। तब मुख्यमंत्री धूमल ने अपने अधिवक्ता सत्यपाल जैन के माध्यम से प्रदेश उच्च न्यायालय में मानहानि याचिका दायर की थी। बाद में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने शिमला उच्च न्यायालय पहुंचकर धूमल से माफी मांगी थी। माफी मांगे जाने के बाद धूमल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को माफ कर दिया। आनंद शर्मा, मोतीलाल वोहरा के खिलाफ मामला चलाए रखने के लिए निर्देश दिए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली शराब घोटाला की पूरी साजिश काफी सोच समझ कर रची गई और खास तौर से संजय सिंह ने अपने बचाव के काफी इंतजाम किए हुए थे। ये सब इतना पक्का था कि ईडी को इसकी भनक तक नहीं लगी, लेकिन एक सांसद के बेटे ने ही संजय सिंह की पोल खोल दी और नतीजा ये हुआ कि संजय सिंह गिरफ्तार होकर अंदर पहुंच गए। संजय सिंह की पोल तो ऐसे खुली कि उनका बच पाना भी काफी मुश्किल नजर आने लगा। फिलहाल संजय सिंह ईडी की रिमांड पर हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी से ठीक पहले कोर्ट ने शराब घोटाले के 2 आरोपियों को सरकारी गवाह बनने को मंजूरी दे दी। इन दोनों आरोपियों में राघव मगुंटा और दिनेश अरोड़ा के नाम शामिल हैं। अदालत ने दोनों आरोपियों को जांच में सहयोग और तथ्यों का खुलासा करने की शर्त पर सरकारी गवाह बनाया है। मगुंटा और अरोड़ा की गवाही के चलते ही ईडी संजय सिंह तक पहुंची। राघव मगुंटा आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे हैं। ईडी ने मगुंटा को कथित शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि शराब से फुटकर और थोक विक्रेताओं और निर्माताओं का साउथ का एक खास कार्टेल है। इस कार्टेल को दिल्ली की उसी विवादित शराब नीति का फायदा उठाने के लिए बनाया गया था जो केजरीवाल सरकार लेकर आई थी। ईडी के मुताबिक राघव मगुंटा और उनके पिता श्रीनिवासुलु रेड्डी इस साउथ कार्टेल का हिस्सा थे। ईडी वाईएसआर सांसद के घर की तलाशी भी ले चुकी है। वाईएसआर सांसद श्रीनिवासुलु रेड्डी का परिवार लंबे वक्त से शराब के धंधे में है। दक्षिण भारत के मशहूर यूनाइटेड ब्रूवरी ग्रुप के वितरक भी हैं। मगुंटा के अलावा दिनेश अरोड़ा दूसरे सरकारी गवाह हैं। अरोड़ा पेशे से बिजनेसमैन हैं और होटल रेस्टोरेंट चेन चलाते हैं। एजेंसी के मुताबिक वे शराब घोटाला के आरोपों में पहले भी जेल भेजे गए मनीष सिसोदिया के साथ साथ संजय सिंह के भी काफी करीबी हैं। ईडी का आरोप है कि सिसोदिया ने दिनेश अरोड़ा के जरिए अमित अरोड़ा नाम के एक अन्य व्यवसायी से रिश्वत ली थी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी आरोपी हैं। ईडी ने बताया था कि साउथ का जो कार्टेल है उसमें श्रीनिवासुलु रेड्डी, राघव मगुंटा के साथ शरत रेड्डी और के कविता भी शामिल हैं। मगुंटा पर 180 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। राघव मगुंटा से पहले शरत रेड्डी भी सरकारी गवाह बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। विपक्षी गठबंधन की 2 बड़ी पार्टियां टीएमसी और आम आदमी पार्टी। बड़ी बात यह है कि इन दोनों की कांग्रेस से बन नहीं रही और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि इन दोनों पार्टियों में अजब सी होड़ मची है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता ताबड़तोड़ गिरफ्तार हो रहे हैं तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी है। एक तरफ शराब घोटाला है तो दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती, नगर निगम में नियुक्ति, कोयला और पशु तस्करी मामले हैं। ईडी और सीबीआई कभी छापेमारी कर रही है तो कभी गिरफ्तारी। यही वजह है कि दोनों पार्टियां ही नहीं बल्कि पूरा विपक्षी गठबंधन साथ बैठकर चुनाव की रणनीति बनाने की जगह अपनी अपनी बचाने में जुटे हैं।
शराब घोटाला मामले में संजय सिंह गिरफ्तार हुए तो बंगाल में सीबीआई ने पहले ममता सरकार के मंत्री रतिन घोष के ठिकानों पर छापेमारी की और अब वो ममता बनर्जी के बेहद करीबी मदन मित्रा और फिरहाद हाकिम के ठिकानों पर पहुंच गई। छापेमारी नगर पालिकाओं में रिवत को लेकर दी गई नौकरियों के सिलसिले में की गई। बड़ी बात यह है कि इस घोटाले का पता शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में चला और अब माना यह जा रहा है कि शिक्षक भर्ती घोटाले से भी बड़ा ये घोटाला है। शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी की शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी से लेकर उनके कई करीबी नेता जेल भेजे जा चुके हैं। इस बीच अब सीबीआई ने नगर पालिकाओं में करोड़ों रुपए की भर्ती के मामले की जांच तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल के मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम के आवास पर तलाशी ली गई और इस जांच के सिलसिले में सीबीआई अधिकारियों की एक दूसरी टीम तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा के आवास पर पहुंची और उनके आवासों के बाहरी रिंग को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूरी तरह से घेर लिया और दोनों ही नेता ममता बनर्जी के बेहद करीबी हैं। मदन मित्रा और फिरहाद हाकिम के बाहर सेंट्रल रिजर्व फोर्स तैनात है। किसी को भी घर में प्रवेश करने या बाहर आने की अनुमति नहीं है। दक्षिण कोलकाता के चितला स्थित हाकिम के आवास पर केंद्रीय बल के जवानों ने मंत्री के निजी अंगरक्षकों और अधिवक्ताओं को भी आवास में प्रवेश नहीं करने दिया। मंत्री फिरहाद हाकिम की बेटी प्रियदर्शनी हाकिम को भी शुरू में घर में प्रवेश करने से रोका गया, लेकिन बाद में अनुमति दे दी गई। हाकिम और तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय समर्थकों ने छापेमारी और तलाशी अभियान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सहित तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। नगर पालिकाओं में भर्ती मामले में समानांतर जांच कर रहे ईडी के अधिकारियों ने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रतिन घोष के आवास सहित 12 स्थानों पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार और लालू यादव ने जातियों की गर्मा गर्म जलेबी इसलिए बनाई थी कि बीजेपी को मात देकर वे बस सत्ता की चाशनी में डुबाकर खाएंगे, लेकिन अब वही जलेबी दोनों नेताओं के मुंह को जलाने लगी है। दोनों ये सामाजिक जलेबी न निगल पा रहे हैं न ही उगल पा रहे हैं। वजह ये कि जातीय गणना के बाद पूरे राज्य में एक दूसरा ही बवाल शुरू हो गया, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो राग लालू यादव और राहुल गांधी इन दिनों गा रहे हैं, अब उस हिसाब से सत्ता में हिस्सा दिए जाने की मांग की जा रही है। बड़ी बात यह कि नीतीश और लालू ने जातीय गणना का फॉर्मूला पिछड़ों की सियासत के लिए इजाद किया था, लेकिन अब तो झगड़े भी सामने उठकर खड़े हो गए हैं और सत्ता में संख्या के हिसाब से हिस्सा मांगने लगे हैं, क्योंकि जितनी भागीदारी अगड़ों की होनी चाहिए उतनी नहीं है। यही हालात अति पिछड़ों के हैं। अब अगड़ों और अति पिछड़ों के जाल में महागठबंधन की सरकार बुरी तरह से फंस गई है। कांग्रेस के अनिल शर्मा ने इस मांग को पहले ही कर दिया था और उनके बाद कांग्रेस की तरफ से लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही जा रही है। राहुल गांधी जब विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक के दौरान पटना आए थे, तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि कांग्रेस के 2 लोगों को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका। अब कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी का कहना है कि जितनी उनकी हिस्सेदारी सरकार में उतनी भागीदारी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि मंत्रिमंडल के विस्तार में 2 और दावेदारी बनती हैं। उनकी पार्टी की तरफ से एक सवर्ण और एक दलित पिछड़ी जाति से आने वाले कैंडिडेट को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि जाति आधारित गणना के अनुसार मंत्रिमंडल में भी भागीदारी के अनुसार हिस्सेदारी हो सके। नीतीश कैबिनेट में कुल 31 मंत्री हैं। कैबिनेट में जातिगत आधार पर कुर्मी समाज की भागीदारी 6-4 की है, लेकिन आबादी 2.8% है और इस तरह कैबिनेट में कोयरी समाज की हिस्सेदारी 6.4% है, जबकि जाति आधारित गणना के अनुसार 4.2% है। ऐसे में दोनों जातियों की हिस्सेदारी भागीदारी से ज्यादा है, जबकि सवर्ण जातियों का प्रतिनिधित्व आबादी के हिसाब से कम है। यादवों की आबादी 14.27% है, लेकिन मंत्रिमंडल में मौजूदगी 26% है। वहीं मुस्लिमों की बात करें तो उनकी संख्या लगभग आबादी के अनुसार ही है। सबसे कम संख्या अति पिछड़ा वर्ग की है। उनकी आबादी बिहार में 36% है, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह 12% ही मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।